हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों डीवी केस पर। तो डीवी केस के रिगार्डिंग एक डिस्कशन जो आप सब लोगों को बहुत फायदा दे सकता है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। डीवी का केस आप लोगों को पता है एक ऐसा केस है जो अभी जी का जंजाल बना हुआ है और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर डीवी के केस के अंदर शेयर होल्ड हाउस के नाम पर ऐसे राइट दे दिए जाते हैं कि पति और उसके परिवार वालों को घर छोड़ करके एक तरह से भागना पड़ता है। वो बेघर होकर के रेंट पर घर लेकर के वहां रहने को मजबूर हैं। अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होते हुए वो लोग रेंट पर रह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। तो ये जो डीवी का केस होता है, इसके जो कुछ पहलू हैं इनको समझना में बहुत जरूरी है ताकि हम स्टार्टिंग से ही इन चीजों को हैंडल कर सकें। बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे साथ आज दूसरी ओर हैं दीपिका शर्मा जी। तो ये डिस्कशन हम दोनों के बीच मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। तो दीपिका जी, आप बताइए डीवी केस के बारे में हमें क्या बचाव लेने चाहिए। अधिकतर डीवी केसेस में हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन ये है, जब डीवी की पिटीशन आपके पास आए, वाइफ ने जो भी डीवी केस डाला है उस पिटीशन को आप ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि उसमें क्या क्या रिलीफ मांग रहा है उसने। फिर आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी जरूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के नाम पर ही हो, और आपके घर में किसी भी मेंबर्स के नाम पर होगी तो उस पर भी वाइफ क्लेम मांग सकती है, रेजिडेंशियल राइट मांग सकती है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है घर वालों के नाम पर, उसको तुरंत सेल आउट कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप वहां रहेंगे तो फिर वाइफ कोर्ट का ऑर्डर लेकर आएगी कि भाई मुझे इस घर में रेजिडेंशियल राइट चाहिए अपना। कोर्ट ने अगर ऐसा ऑर्डर कर दिया तो पुलिस उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, वाइफ को आपके घर में भेज दिया जाएगा रहने के लिए, और फिर वो रोजाना 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को वहां बुलाएगी और फिर आपका फालतू में हैरेसमेंट होगा, परेशानी होगी और एट द एंड आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा अपने बचाव के लिए, क्योंकि ऐसे माहौल में ऑब्वियसली कोई नहीं रह पाएगा। आपका नाम सिर्फ कागजों में रह जाएगा कि भाई आपके घर पे, आपके नाम पे वो घर है, लेकिन आपका अधिकार उस घर पर नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसको तुरंत सेल आउट करके अपना अलग एकोमोडेशन देख लेना चाहिए रेंट पर, क्योंकि अगर आप फिर से खरीदेंगे तो फिर से वही डिस्प्यूट चलेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर से आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तो अधिकतर लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता होता। वो क्या करते हैं कि अपने ही घर को छुड़ाने में लगे रहते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन इस चीज का सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल पाता, फालतू का हैरेसमेंट भी होता है। तो सिंपल, जो जड़ है आपकी परेशानी की उसे ही हटा दीजिए। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब आपका घर ही नहीं रहेगा तो किस पर क्लेम करेगी कि मेरे को यहाँ पे रेजिडेंशियल राइट चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों डीवी के केस में यह भी होता है कि बहुत सारे लोग जिन्हें इन्वॉल्व किया गया होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, कई बार आपकी मैरिड सिस्टर्स होती हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, और आपके मन में परेशानी चल रही होती है कि अब इन सब लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर वो लोग कभी इनके साथ निवास नहीं कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो आप उनकी तरफ से डीवी का केस आते ही एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कीजिए और डिस्चार्ज पिटीशन पे देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उनके नाम वैसे हट जाएंगे, और अगर ये डिस्चार्ज पिटीशन आपकी रिजेक्ट भी हो जाती है तो आप इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और डीवी के केस पे स्टे लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफी राहत मिल जाती है। और दूसरी बात, ऐसा करने से काफी समय भी निकल जाता है, तो वो लोग इसमें फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको यहां से राहत नहीं भी मिल पाती है तो भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, वो इस केस में नहीं भी आएंगे तो भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस केस के जितने भी रिलीफ हैं वो सारे सिविल नेचर के हैं। इसमें जेल नहीं होती है और जो मॉनेटरी बर्डन है वो केवल हस्बैंड के ऊपर होता है और किसी के भी ऊपर नहीं होता है। देखो दोस्तों, हमें स्ट्रैटेजी से काम करना है। अब क्या, कौन सी सही स्ट्रैटेजी है, कौन सी गलत है, ये इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्चार्ज पिटीशन की सर ने बात करी, तो डिस्चार्ज पिटीशन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है और इस जानकारी का आपको लाभ उठाना चाहिए। जैसे ही डीवी पिटीशन डाली तो सबसे पहले डिस्चार्ज डाल दो कि भाई जो भी उसने आरोप लगाए हैं वो तो गलत है, इन लोगों के नाम डिस्चार्ज होने चाहिए, इनका कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। तो जब आप अपनी बात रखेंगे तभी कोर्ट को पता चलेगा। अगर आपने सीधा ही रिप्लाई फाइल कर दिया, इसका मतलब आपने वो सब एलिगेशंस का जवाब दे रहे हो, आप अपनी तरफ से हटाने का ट्राई ही नहीं कर रहे हो। तो डिस्चार्ज एक ऑप्शन है जिसके लिए हमें जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ एक डिसमिसल पिटीशन का भी ऑप्शन होता है, यानी कि आप पूरे के पूरे केस को डिसमिस करने के लिए भी कोर्ट को प्रे कर सकते हो। अब कई लोगों का ये मत होता है कि साहब हमने रिप्लाई फाइल कर दिया, उसके आखिरी में हमने लिख दिया था केस डिसमिस कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, वो आपका रिप्लाई ही कंसिडर होगा। डिसमिसल पिटीशन एक अलग से पिटीशन जाएगी और उस पिटीशन में आप कोर्ट को वो सारे ग्राउंड बताओगे कि क्यों ये केस नहीं चलना चाहिए। उसमें आप रिप्लाई नहीं दोगे, उसकी बातों का आंसर नहीं दोगे,
केवल अपने प्राइमा फेसी ग्राउंड बताओगे कि ये केस क्यों नहीं चलना चाहिए। तो डिसमिसल का भी एक ऑप्शन होता है। डिसमिसल और डिस्चार्ज में फर्क ये होता है कि डिसमिसल सारे ही रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से एक पिटीशन होती है और डिस्चार्ज जो होता है वो अलग अलग रिस्पॉन्डेंट की तरफ से अलग अलग पिटीशन भी हो सकती है, या पति के अलावा जितने रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से कलेक्टिव पिटीशन भी हो सकती है। तो ये मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि हम डिस्चार्ज में जाएं या फिर डिसमिसल में जाएं। और दोस्तों, जब डीवी में इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है तो आपको ये बताना है कोर्ट को, अगर आपका कहीं और मेंटेनेंस बंधा हुआ है कि मेरा इस केस में भी मेंटेनेंस बंधा हुआ है, उसको सेट ऑफ किया जाए, कि उसको भी देखकर कोर्ट आपका इंटरिम मेंटेनेंस बांधेगी, ये लिखेगी कि इस मेंटेनेंस को उसमें सेट ऑफ किया जाए। तो कई लोग गलती कर देते हैं, वो बताते नहीं है और मानते हैं, ये समझते हैं कि मेरे को दोनों जगह मेंटेनेंस देना है। ऐसा नहीं है, आपको एक ही जगह मेंटेनेंस देना होता है। ये रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपका कहीं मेंटेनेंस बंधा हुआ है तो वो आपका आगे सेट ऑफ किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट जब ऑर्डर करती है तो वहां पे ऑर्डर में खामी हो जाती है। वो खामी ये होती है कि ये तो लिख दिया जाता है कि प्रतिमा आपको इतना मेंटेनेंस देना है, लेकिन ये लिखना रह जाता है कि जो पहले से मेंटेनेंस चल रहा है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो ऐसे ही ऑर्डर गलत हो जाता है। तो ऐसे में तो क्या है कि आपको वहां भी देना और यहाँ भी देना, डबल डबल बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपके ऑर्डर में भी इस प्रकार की खामी है, हमारे पास कई सारे ऑर्डर इस तरह के आ चुके हैं, तो आपको इसे तुरंत सेशन कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि ऑर्डर में गलती है। ये ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू रजनीश नेहा ये लिखा जाना चाहिए था कि मैं जो पहले से मेंटेनेंस दे रहा हूं वो यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर में लिखने से रह गया है। तो इस ऑर्डर में चेंज होना, मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। यानी ऐसे में आपको चैलेंज जरूर करना है, वरना डबल डबल मेंटेनेंस का भार आपके ऊपर पड़ जाएगा। अब दोस्तों, जब आपके डीवी केस में रेजिडेंशियल राइट के ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। इस चीज पर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, जब वाइफ रेजिडेंशियल राइट मांगे तो आपको ये कहना है कि भाई मैं इसको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सेम जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर में मैं नहीं चाहता कि ये आके रहें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी हैं, हम पर 3-3, 4-4 केसेस भी चल रहे हैं। ये रोजाना पुलिस में फोन करके 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला लेती है। तो ऐसे में तो मेरे को और मेरे माँ बाप को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारे लीगल राइट्स का क्या होगा? तो इसे हम अपने घर में नहीं एकोमोडेशन दे सकते हैं। मैं इसे ऑल्टरनेट एकोमोडेशन देने के लिए तैयार हूँ, कहीं पर भी उसका मनी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। एज ए रेजिडेंशियल राइट मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो ये आर्ग्यूमेंट आपके होने चाहिए कि मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ उसे, लेकिन मैं ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। दोस्तों, ऐसा करके आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट जो प्रैक्टिकली आजकल चल रहा है उन चीजों को कहीं ना कहीं समझती है। बस मेन होता है कि चीजों को कैसे, किस ग्रेविटी के सामने आपने कोर्ट के सामने रखा। अगर आप कुछ रखेंगे ही नहीं कोर्ट के सामने, ढीले पड़ जाएंगे आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, तो फिर एडवर्स ऑर्डर होंगे। बट अगर आप सही तरीके से आर्ग्यू करते हैं इस मैटर में, तो कोर्ट इन सारी चीजों को समझ के अधिकतर ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए ऑर्डर कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो आपने अपना सब कुछ बचा लिया। तो डीवी केस के ये जो मुद्दे जिस पे हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक आदमी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए दोस्तों, ये 4-5 पॉइंट जो बताए गए इनको आपको ध्यान रखना है डीवी एक्ट में और प्रैक्टिकल होकर के चलना है। एक सीधी लाइन पे वर्क नहीं करना कि केस आया, हमने रिप्लाई फाइल किया, फिर हम इंटरव्यू लगवाने के लिए खड़े हो गए, रेसिडेंशियल राइट बन गया और फिर परेशान होते जा रहे हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और उनको इंप्लीमेंट करना है ताकि हमको मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। दोस्तों, कोई भी केस हो जाए घबराना नहीं है, हिम्मत से लड़ना है। अगर उन्होंने केस डाला है तो फिर उन्हें भी बताना है कि हम भी लड़ सकते हैं, अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, तो ये पूरी डिस्कशन से मुझे लगता है कि इन चीजों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे काफी सबका आपको जवाब मिल गया होगा। और कुछ भी जो आपके प्रश्न होंगे उन पर भी हम समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगते हो तो इनको आप आगे शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।